ये हमारा जो है ना मायका है, हमारा असली घर है, ये हमारा गुरु घराना है। तो आप सब लोगों का मैं पहले ही जो है अ, अभिवादन करते हुए मैं सुरेश यादव बात करूंगा। पहला मुद्दा, मैं कौन हूँ? सुरेश यादव मेरा नाम है। वाराणसी के बगल में आपका जस्ट पड़ोस है, मऊ जनपद का मैं रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव हिरनपुर कमथरी का, वही का मैं मूल निवासी हूँ। मैंने बीएससी और एमएससी आजमगढ़ से किया, सिवली नेशनल कॉलेज से। बीएड और एमएड मैंने सिगरा मऊ जौनपुर से किया। इसके बाद फिर मैंने बीटीसी किया। आगे की स्कूलिंग के लिए मैं इलाहाबाद चला गया था। मेरे बाबूजी ग्राम विकास अधिकारी थे। खेती बाड़ी और नौकरी, दो चीज था मेरे पास। मैंने नौकरी को अच्छा समझा, उसको पाने के लिए मैंने पढ़ाई किया और खूब मन से पढ़ाई किया। 14 रिटर्न्स मैंने निकाला। मेरे सामने कंफ्यूजन था कि इसमें से किसको ज्वाइन करें। फाइनली मेरे बाबूजी बोले ना कि इसमें ग्राम विकास अधिकारी को ज्वाइन करो। तो मैं दोहरी घाट एज ए ग्राम विकास अधिकारी अपने कैरियर की शुरुआत किया। टेबल के नीचे से कारोबार बहुत ज्यादा होता है, आपको पता ही है। काजल के कोठरी में कोई कितना भी बच करके जाए, काजल तो लगेगा ही। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया ना कि अगर यहाँ रहेंगे तो चोरी का इल्जाम तो लगेगा, लेकिन अंबानी बन नहीं पाएंगे। तो मैं कहा कि छोड़िए यार, इसको किनारे करिए। एज ए टीचर मैंने करियर की शुरुआत किया। और शुरुआत करने के पीछे कारण था कि मैं पीसीएस और आईएएस की तैयारी करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें टाइम मिल जाती थी, टेंशन फ्री। उस वक्त डीबीटी, यूडास, प्रेरणा, ये सब नहीं था। तो तैयारी कर रहा था। उसी दौरान मुझे जो है ये बिजनेस एक मेरा दोस्त था, उसने दिखाया। और जो देखा, उसको देखने के बाद फिर जो चीज मेरे को समझ में आई, वो चीज मुझे लगा कि अब इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। मैंने इसी को पकड़ लिया। तो एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगा। मैं जब एमएड कर रहा था जौनपुर, तो एक कुत्ता बैठा था और उस कुत्ते ने एक खरगोश को देखा। खरगोश जैसे निकला बिल से चरने के लिए, उसके पीछे पीछे ये भी दौड़ लिया। जब ये दौड़ लिया तो इस कुत्ते को भागते हुए कुत्ते ने देखा, वो भी पीछे हो लिया। करीब 1 किलोमीटर तक वो पीछा किया। और उसके पीछे पीछे, कुत्ते के पीछे 19 कुत्ते और लग गए। उस दौरान एक बिल देखा और उसमें छुप गया वो खरगोश, जान बचा करके। गुरुदेव जब उसमें छुप गया तो बाकी सब कुत्ते घूमने लगे। तो उसमें जो सबसे पीछे गया था वो वापस आ गया। फिर इसके बाद 18वां वापस आ गया। बारी बारी करके आहिस्ता आहिस्ता सब वापस आ गए, लेकिन एक कुत्ता वहीं बैठा रहा 1.5 घंटे तक। वो तब तक बैठा रहा जब तक कि खरगोश का सब्र जवाब न दे दिया। भूखा प्यासा था, चरने के लिए निकला था। इसके बाद ये लोग पीछे लग गए। सोचा कि यार नहीं निकलेंगे तो मर जाएंगे। छलांग लगाकर निकला, लेकिन मुस्तैद बैठा था। हम लोग के हॉस्टल का ही कुत्ता था, थोड़ा मोटा था। तो इसका नाम हम लोग जो है उस वक्त जो है, धर्मेंद्र जी बॉडी बॉडी बिल्डर थे, तो उसी के नाम पर उसका नाम हम लोगों ने धर्मेंद्र रख दिया था। तो वो जो धर्मेंद्र था उसको पकड़ लिया और हॉस्टल के पास ला करके लंच किया। उसमें एक सबक है। सबक यह है कि कुत्ते तो दौड़ रहे थे 19 और, तो बाकी सब वापस क्यों आ गए? एक ही क्यों था वहां पर? दरअसल बाकी कुत्ते ना, जैसे जो 19वें था ना, वो आगे वाले को देख रहा था, और फिर पीछे वाला उसको देख रहा था। खरगोश को किसी ने नहीं देखा था। जिसने देखा था वो लास्ट तक इंतजार किया। तो सबक इसमें यह है कि जिस दिन इंसान अपने मकसद को देख लेगा कि मेरा मकसद तो यही है, अर्थात मेरा खरगोश इसी बिल में है, तो दुनिया चली जाए वो तब तक बैठेगा जब तक कि उसको पा नहीं जाएगा। तो दरअसल मैंने अपने मकसद को देख लिया था। तो मैंने पहला पॉइंट बताया ना कि मैं कौन हूं। मैं एक मिडल वर्ग से, मैंने टीचिंग को ज्वाइन किया। प्रधानाध्यापक आज हूँ। मेरे को 1,25,000 से ज्यादा गवर्नमेंट मिलती है। और पार्ट टाइम में जो बची हुई समय है उसमें मेरे को मकसद मिल गया क्या करना चाहिए। तो सर मकसद क्या मिला, देखिए एक वर्ड मैंने जो पकड़ा, बाकी सारी चीजें, करीब 300 350 से ज्यादा मैंने बुक्स का स्टडी कर लिया पार्ट टाइम में। तो एक चीज मैंने पकड़ा कि पूरी आबादी को 90% और 10%, दो ग्रुपों में बांट दिया गया है। 90% आबादी के पास कुछ चीजें जिसकी वो तलाश कर रही, वो मिली ही नहीं और आगे भी नहीं मिलेगी। मतलब वो अब तक नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा ही है कि हम वाराणसी से जा रहे हैं पटना, लेकिन गाड़ी का मुंह हमारे लखनऊ की तरफ है। वो कितना भी जोर लगा लें वो उल्टा दिशा में पहुंच जाएंगे। तो वो किस तलाश में है? मैंने देखा गुरुदेव की आबादी जो है ना आर्थिक आजादी के तलाश में है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आर्थिक आजादी होती क्या है। मैंने इसको अच्छे से समझा कि आर्थिक आजादी दरअसल होती क्या है। तो आप सब लोगों को पता है कि इसमें पैसा, समय, सुरक्षा, तीन चीज चाहिए। खूब पैसा, और पैसा को कमाने के लिए मुझे काम न करना पड़े। अगर काम करे तो मेरी मर्जी, लेकिन वो काम की मजबूरी ना हो कि मुझे रहना ही पड़े।
और तीसरी चीज कि मैं रहूं या ना रहूं, वो मेरी इनकम आती रहनी चाहिए। एक लाइन में बता दे, मैंने इसके डेफिनेशन जो है जो डिफाइन किया, इफ योर इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन यू, यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। यदि आपकी इनकम सिर्फ आप ही पर निर्भर है तो आप आजाद नहीं हो, चाहे वो इनकम कितनी भी हो। जब इसी बात को मैं समझा तो मुझे समझ में आ गया कि इसका मतलब कि इनकम आती रहनी चाहिए लेकिन उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व मैं ना हूं। तो मैंने क्या देखा कि जो 10% की आबादी है जिनके पास पैसिव इनकम आती है, तो वो क्या करते हैं, वो पैसिव इनकम के लिए कोई ना कोई सिस्टम जनरेट करते हैं। वो सिस्टम क्या होता है, एक एग्जांपल बता दूं। अभी मेरी फ्लाइट थी अभी लखनऊ, सॉरी अहमदाबाद से, मेरी वहाँ टीम चलती है, 2-3 टेक्निकल रिसीवर हैं वहाँ। तो वहां पर मैंने, 1-1.5 घंटे का टाइम था मेरे पास, तो एक व्यक्ति से मैं बैठा तो बातचीत होने लगी। बोला क्या करते हो, तो बोला कुछ नहीं करते हैं। मैं कहा "नहीं, कुछ तो करते हो"। कहा नहीं सर कुछ नहीं करते हैं। तो मैं बोला कि कहाँ जा रहे हैं, बस घूमने जा रहे हैं। यानी कुछ नहीं करते हैं, फ्लाइट से घूमने जा रहा है। मैंने पूछा कि भाई साहब सही सही बताओ आप क्या करते हो। कहा कि पहले आप बताओ क्या करते हो। मैं बोला मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट विद्यालय में। कहा कि सर मैं 8 पढ़ा हूँ, मेरी 32 साल की उम्र है, मेरे पास 20 बसें हैं, लग्जरी बहुत है। बसें। और वो बसें जो है ना, उस स्लीपर वाली हैं, एसी बसें। 50 लाख से 70 लाख, 80-80 लाख दाम है उसका। अब मैं कुछ नहीं बहुत करता है हूँ। चल, बहुत है। तो मुझे उत्सुकता हुई जानने की, गहराई में जाकर के हाँ। पूछा। दरअसल इसमें मैसेज है बहुत ज्यादा। गुरुदेव बोल रहा था कि जब मैं 18 साल का था ना, तो एक बस पर मैं कंडक्टर था। और मैं पैसा जब देता था मालिक को तो कुछ कुछ होता था कि दरअसल हम तो सब कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको पैसा, बहुत पैसा आ रहा है। तो हम और हमारा भाई दोनों ने मिल करके सोचे कि क्यों नहीं जो है हम लोग एक बस से खरीद लें। तो एक पुरानी बस खरीदे, कुछ दिन तक चले, ड्राइवर भी बन गए, कंडक्टर भी बन गए। जब सीख लिए तो खूब मेहनत किए और 3 साल के अंदर एक नई बस आ गई। फिर 2 बसें हो गई। इसके बाद दबा करके हम लोग काम किए और 7 साल में 20 बसें हो गई मेरे पास। हमने एक मैनेजर रखा है 50,000 का। वो क्या काम करता है कि एक बस पर एक ड्राइवर एक कंडक्टर है, रियल घटना मैं बता रहा हूँ, अभी ये 2 तारीख की है। कह रहा था कि 20,000 देता है कंडक्टर ड्राइवर को और 10,000 कंडक्टर को। कहा कि इसमें सबक है साहब जी आपके लिए। बता रहा था कि देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, सारा काम मैनेजर करता है। गाड़ी का इंश्योरेंस, इसकी सर्विसिंग कहाँ जाएगी, ड्राइवर बीमार पड़ गया तो कौन आएगा, सब वो करता है। कहा कि इसमें एक सीखने की बात है। सीखने की बात है कि ड्राइवर जिस दिन बीमार पड़ेगा तो ड्राइवर की सैलरी कट हो जाएगी और मेरा मैनेजर उसको दूसरे ड्राइवर को बैठा देगा, मेरी गाड़ी चलती रहेगी। एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो ड्राइवर का मन अगर पैसा ज्यादा कमाने का होगा तो क्या कर लेगा, ज्यादा ज्यादा चोरी करके कुछ सामान चोरी से इधर उधर करेगा तो 24,000 25,000 कर लेगा, 30,000 कर लेगा। वो बोला कि ये ड्राइवर ज्यादा से ज्यादा 30,000 कमा सकता है, लेकिन मेरा मूड आएगा ना तो मैं एक और बस खरीद लूंगा। हर साल 2-3-4 बसें हम लोग जोड़ रहे हैं। तो बोला ना कि राज यही है, राज यही है कि जनता लगी हुई है काम करने में, लेकिन 10% की आबादी लगी हुई है काम नहीं कर रही है। वो काम कर रही है सिस्टम बनाने में। पैसा नहीं कमाते हैं वो लोग, वो लोग मशीन बनाते हैं और वो मशीन पैसा कमा करके देती है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। यही राज है, पूरी राज यही है। मैंने इसीलिए किया। मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो मैनुअली वर्क करता है ना उसकी एक लिमिट है, लेकिन जब आदमी सिस्टमेटिक वर्क करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, उसको एक लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिस्टम की लेवरेजिंग पावर को बढ़ाने की कोई लिमिट ही नहीं है। 10 20 50 100 जितनी चाहे बढ़ा लें। जितनी आप जुनून से ना अपनी नौकरी करते हैं, जितनी जुनून से दुकान चलाते हैं, जितनी जुनून से हम खेती करते हैं, जितने मेहनत से हम प्रोफेशंस करते हैं, ये सारे के सारे लोग जो परिभाषा है कि इफ योर इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन यू, यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। यदि आपकी इनकम आप ही पर निर्भर है तो आप आजाद नहीं हो। उस व्यक्ति ने बोला कि साहब जी जिस दिन ड्राइवर नहीं आता है ना उसके घर में पैसा नहीं जाता है, लेकिन जिस दिन सदा के लिए चला जाएगा तो उसका घर ऐसा होगा जैसे छत तो है नहीं, बस दीवारें हैं। यही हाल है। मतलब पढ़े लिखे लोग आते हैं काम मांगने के लिए, हम अनपढ़ आदमी जो है काम करने वालों के लिए काम तैयार किया। आप पढ़े लिखे लोग का एक माइंड सेट है, 90% के लोगों का माइंड सेट है, ये माइंड सेट टूटेगा पटना में। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि सारा राज यही है मेरे दोस्त कि आप सभी लोग
जो सिस्टम बनाने की बात है ना, काम तो हम लोगों ने किया, लेकिन अब ऐसा काम करना है कि काम दरअसल हम ना करें, वो मशीन काम करे, वो सिस्टम काम करे। उस सिस्टम का नाम है टेक्निकल। मैंने अपने टीम में एक टैग लाइन बताया कि अगर घर वालों को कुछ देना चाहते हो ना, तो दो चीजें दे दो। आरसीएम बिजनेस में एमराल्ड की पिन सिस्टमेटिक दे दो, और योगा दे दो, योगा प्राणायाम और योगा। वो परिवार जिंदगी में राज करेगी, राज करेगी, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे सर। और पैसा अगर आपका बिना बीमारी का संस्कारों युक्त आता है ना, तो फिर मान करके चलिएगा कि यही स्वर्ग है। तो मेरे दोस्त, अब आप लोगों को पूछना है कि आपकी जो इनकम है, उस इनकम को आप कमाने के लिए जाते हो, कि वो इनकम आपको मशीन कमा करके देती है, सिस्टम देता है। दरअसल सिस्टम क्या है? पेट्रोल पंप सिस्टम है, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, ईंट के भट्टे सिस्टम है, होटल सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रियां, ये सब सिस्टम है। इस सिस्टम को बनाने के लिए पैसा चाहिए, और वही नहीं है हमारे पास। गुरुदेव, मैंने यही समझा कि ये सिस्टम मेरे को चाहिए। अगर मेरे को आर्थिक आजादी चाहिए, तो आर्थिक आजादी में जो पहला शब्द है, पैसा बहुत चाहिए। पैसा से खरीदने वाली वो सारी चीजें खरीद सकें। टीसी जी बोलते हैं कितना पैसा, यानी पैसा की तरफ ध्यान ही न जाए, इतना पैसा होना चाहिए कि वो प्रायोरिटी में ना रहे। ठीक है ना? आपकी जो सबसे फेवरेट डिश है ना, उसको आप थोड़ा सा दिया जाएगा ना, तो आपके तरफ ना वो आकर्षण बना रहेगा। लेकिन उसको इतना खा लो कि पेट ही भर जाए, तो फिर चलो यार कैंट पर बाटी चोखा खाते हैं। इतना पैसा होना चाहिए। अब आप जरा सा बताइएगा कि कोई भी व्यक्ति, आप बनारस जिले के 1,000 अमीरों की लिस्ट बनाइएगा, छोड़िए 10,000 की बनाइए, एक भी नौकरी वाले का नंबर नहीं आएगा। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो सिस्टम बनाए हैं पैसा का, वो काम नहीं करते। वो बता रहा था लड़का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कि सर, मैं काम नहीं करता, मेरा मशीन, मेरा सिस्टम काम करता है, और हर साल 3-4 उस तरह की मशीनें जुड़ जा रही हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आज के डेट में ऐसा कोई व्यवस्था है क्या कि 10-20 करोड़ लगा करके पेट्रोल पंप खोल लें, कुछ ऐसा ले लें? तो जवाब ना में आता है। तो जब जवाब ना में आता है, तो प्रश्न ये है कि हमारा डेस्टिनेशन, हमारा उद्देश्य क्या है? सिस्टम बनाना, ताकि सिस्टम पैसा कमा करके दे, हम फ्री हों। और दूसरी चीज कि इसमें आप देखिएगा, जब सिस्टम बन गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी लगा, उसको बनाने में जो भी समय आपने लिया, जब ये बन गया ना, तो आपको फ्री कर देता है। फिर आप मन की जिंदगी जियो। यही है। 90% लोग ता उम्र उसी दुकान में सुबह जाएंगे, शाम तक आएंगे। माफ करिएगा, मैं किसी की आत्मा को आहत नहीं करना चाह रहा, मैं खूबियां बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर जो है ना, अगर रिपोर्ट निकालेगा तो गुस्सा मत होइएगा, शुगर होगा तो उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। फैक्ट ये है कि हम 90% वाले लोग सुबह से लेकर के शाम तक एक ही तरह का काम करते हैं, और डेली डर डर के करते हैं, हे परमात्मा मुझे कुछ हो ना जा। ठीक है ना? जो डर गया वो मर गया। बिंदास होकर के अगर जिंदगी जिएंगे ना, तब कुछ कर पाएंगे आप। तो उसके लिए मशीन लगाना पड़ेगा। मशीन लगाने का सबसे सिंपल तरीका है ये टेक्निकल लेना आरसीएम का। गुरुदेव, घटना है 2014 या 15 की। नगर निगम प्रेक्षागृह में हमने इसका ककाहरा आपसे सीखा, इसका एबीसीडी आपसे सीखा। 2300 लोग खचाखच भरे थे, 3 लोग मेरे गए थे। राकेश शर्मा ने एक बात मेरे से बोला था, सुरेश, एक शर्ट को सुखाने में 1 घंटा लगता है, अगर 100 शर्ट सुखाना हो तो कितना लगेगा? मैं बोला 1 घंटा। कहा यार गणित तो तुम्हारी तेज है। मैं कहा कि हाँ सर, है आपके आशीर्वाद से। कहा कि ये राज यही है, डी कुमार सर के 2300 लोग हैं, तुम्हारे 3 लोग हैं। अब बताओ कि जो मैंने बताया वो आपके 3 लोग सुनेंगे, और डी कुमार सर के 2300 लोग सुनेंगे, तो कौन बड़ा लीडर? मैं कहा डी सर। तो पूछे कि अब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया क्या करना चाहिए, मुझे कहा यही करना चाहिए। तो फिर अब इसके बाद मैं बसें लेकर के जाने लगा। नगर निगम परीक्षा से संकुल में होता था वो। इसके बाद मैंने बोला ना कि आप ही लोग मेरे गुरुदेव हो, आप ही लोगों से मैंने सीखा है। इसके बाद मैंने आजमगढ़ शुरुआत किया, फिर मैंने सुल्तानपुर शुरुआत किया। इसके बाद आज के डेट में मुझे लग रहा है 25 स्टेशन हैं जहां पर की मीटिंगें हर महीना होती है। 7 से 8 हजार लोग हर महीना बैठते हैं। आज के डेट में करीब करीब 85 टेक्निकल अचीवर हैं गुरुदेव, आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से, जिसमें आप लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और हर टेक्निकल अचीवर को मैं एक पेट्रोल पंप मानता हूं सर। एक सिस्टम है, एक पेट्रोल पंप है। तो अब प्रश्न क्या है, मैंने देखा कि मेरे टीम में 5 साल में टेक्निकल होते थे, 4 साल में होते थे, फिर हमने ड्यूरेशन घटाया 3 साल में।
फिर 22 महीने में, फिर 18 महीने में, ज्वाइनिंग के बाद 14 महीने में लोवेस्ट टेक्निकल बना। इसके बाद गुरुदेव एक रिकॉर्ड तोड़ा, दीपक गोस्वामी, 12 महीने में। इसके बाद हुआ कि इस रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे, टेक्निकल बना एक डीएस कुछ एक दयाशंकर वर्मा, मुझे लग रहा है कि 8 महीने में। उसका रिकॉर्ड 7 महीने में टूटा है। अभी तैयारी हो रही कि ज्वाइनिंग हुई एक लड़का 4 महीने, वो टेक्निकल। यानी टेक्निकल एक ऐसी चीज है कि उसमें आने के बाद आप एक पेट्रोल पंप के मालिक हो जाते हैं। सिस्टमेटिक लेकिन होना चाहिए वो। और मैं बता दिया आपसे कि कई बार अपनी आंखें अपनी काजल नहीं देख पाती। सुरेश यादव प्रोडक्ट है वाराणसी टीम का, आदरणीय डी कुमार सर का शिष्य मैं हूँ। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे मेंटर आदरणीय डी कुमार सर, मैं राकेश शर्मा साहब से कहता हूँ, एसपी वर्मा साहब हैं, ये मेरी बनारस की टीम है। मैंने बहुत कुछ सीखा सर आप लोगों से। और आंखों आंखों में ना भूख होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि मैं क्या करूं। ये मिशन सितंबर चल रहा है ना, ये मिशन का मतलब कि ये जब तक हम पहुंच ना जा। पल्स पोलियो अभियान चला था गुरुदेव, ये अभियान का मतलब कि ये जब तक हम पा न ले तब तक चलेगा। तो ये सितंबर महीना में आप लोगों ने कोई न कोई लक्ष्य रखा था। अब आप सोचिएगा कि जब लक्ष्य आपने रखा था तो दरअसल अपन ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस को एक टैग लाइन में मैं बताता हूँ कि पहले जमीनें जिसके पास थी वो जमींदार थे। पहले जिसके पास जमीनें थे गुरुदेव वो जमींदार थे। आज का जमींदार वो है जिसके पास लोग हैं। याद रखिएगा, आज का जमींदार वो है जिसके पास लोग हैं। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था। इसके बाद एयरटेल था, टेलीनार था, यूनिनार था, बीएसएनएल था। लेकिन इस खिलाड़ी ने पकड़ लिया कि आज की जमींदारी उसके पास है जिसके पास लोग हैं। इसके बाद हाईटेक अंदाज में शुरुआत किया, 2016 में आया। इसके बाद 3 महीने के लिए फ्री किया, कहा कि लोग 2G देते मैं 4G दे रहा हूं, और 3 महीने के लिए और करते हैं। वो प्लेयर इतना जोरदार था कि आया सबसे बाद में, लेकिन उसके पास 40 करोड़ से ज्यादा सिम है। एयरटेल के पास 30 करोड़ है। वोडाफोन आइडिया दोनों को एक होना पड़ा, उसके पास आज 20 करोड़ है। अब एक कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन एक करते हैं कि वोडाफोन आइडिया अगर 300 से रिचार्ज करता है तो 6,000 करोड़ जाता है। एयरटेल 9,000 करोड़ जाएगा। और जो सबसे बाद में आया 2016 में जो प्लेयर एंट्री किया टेलीकॉम सेक्टर में, वो 300 से रिचार्ज अगर कराएगा तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है उसके अकाउंट में। तो प्रश्न क्या है कि आज जिसके पास जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा जमींदार। तो लोगों की खेती है। उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया तो बहन जी की सरकार बनी। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो सपा की बनी। अभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है तो कमल खिल रहा है। तो ये जनता बहुत बड़ी है। इस जनता को इकट्ठा करने के लिए जो हुनर है ना, वही बस हमको लाना, पूंजी तो लगाना नहीं है। एयरटेल ने क्या किया, टावर लगवाया। इसके बाद सिम बांटा। गौर करने की बात है कि यहां पर तो टावर किसी और ने लगाया है गुरुदेव। उसने कहा एयरटेल कि सिम बेचोगे तो 100 रुपया मिलेगा, और रिचार्ज जब होगा तो उसमें तुमको कुछ नहीं मिलेगा। यानी हमको साजिश रची गई कि तू 90% में ही रहो। लेकिन पहली बार मौका मिला है कि हम मालिक हैं। एक बार ताली सब लोग बजा दें प्लीज। उस महान आत्मा के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार ताली बज जाए। बहुत बढ़िया। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने सोचा कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत हो चुका है अब, बहुत हो गया है, बड़ी जुल्म तुम लोगों पर हुई है। तुम लोगों के पास अमीर बनने का जो मूल फंडामेंटल चीज है ना वही नहीं है। तो और उसी को मैं दूर कर देता हूं। उन्होंने क्या काम किया कि टावर लगवा दिया। पिकअप सेंटर, डीपो, WWQ, क्या टावर ही तो है। टावर लगवा दिया और कहा कि तू सिम बांट। उन्होंने बोला मेरे बेटों तुम लोग सिम बांटो। अंतर इतना ही होगा कि वहां सिम बांटने में एक बार 100 रुपया मिलता है। यहाँ सिम जब बांटोगे ना और जब जब रिचार्ज होगा तो उसमें से 45% के तुम पार्टनर बन जाओगे। यही राज है इसका। इस बात को जब मैं समझ लिया ना, इसके बाद मैं 3-4 घंटा सोता हूँ सिर्फ। मैं 4 बजे जगता हूँ, 11-12 बजे तक मैं जगता हूँ। मैं सुबह से मुझे लग रहा है कि 8-9-10 मीटिंग हो गई होगी मेरी। स्कूल जहाँ मैं पढ़ाई, जहाँ मैं टीचर हूँ, वो मैं क्लास भी लेता हूँ। मैं प्रिंसिपल हूँ अपने विद्यालय का, और मेरे जिले का वो टॉपर विद्यालय है। जब मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ तो उनका चेहरा जब मासूम देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये फैक्ट्री है, इसमें साबुन नहीं बनता, जिंदगियां बनती हैं। इसलिए मैं दबा करके पढ़ाता हूँ।
और लड़के हमारे जिले में पोजीशन लाते हैं। तो दरअसल आत्मा बेच करके हम इसको नहीं करते, संतुष्टि मिलती है कि आज का जिंदगी मैंने कैसे जिया। ये गलत बात है कि इसको करने के लिए बहुत खाली होना चाहिए। दरअसल इसको करने के लिए बहुत बिजी होना चाहिए। खाली वो है जिसके पास हुनर ही नहीं है। तो मेरे दोस्त रतन टाटा ने एक बात बोला था ना कि ग्रोथ करने का इससे बेहतरीन मौका धरती पर कभी नहीं आया था। सब कुछ है आज के डेट में। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि देखिए, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अपने गुरु के सामने बात करूं, लेकिन मैं पहले ही आदेश ले लिया हूं। चलेगा गुरुजी? देखिए अंगूठा दिखा रहा हूं मैं। बिल्कुल 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 सही है सर, सब लोग सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, सही है एक बार सर, तालियां बिल्कुल बजाइए। सही है। बहुत एक्सीलेंट सर, बहुत एक्सीलेंट शानदार, एक्सीलेंट। बहुत शानदार।